हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है 21 दिसंबर 2025। आज के द हिंदू पेपर में देखेंगे क्या क्या है। तो हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। हमारा टेलीग्राम चैनल है वैप्स एकेडमी 24। आप इससे जुड़े रहिए। तो आज का मुद्दा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट मुद्दा क्या है। तो फर्स्ट मुद्दा पे चलते हैं हम लोग। आज का पहला मुद्दा क्या है तो देखते हैं क्या कह रहा है। रीवेयरिंग मैक्रोफेज मेटाबॉलिज्म में शॉर्टन टीबी ट्रीटमेंट स्टडी में पता चला है। क्या है मुद्दा देखते हैं। क्या हाल ही में क्या है, नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित में एक शोध हुआ है जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि मैक्रोफेज जो है रोगाणु विरोधी प्रतिरक्षा कोशिकाओं कि मेटाबॉलिज्म को संचालित करने यानी रिवरी करने के से क्या है कि टीबी उपचार अत्यधिक मतलब क्या हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इलाज का जो अवधि आएगा उसमें मतलब इलाज का जो समय है वो कम आएगा। ठीक है, पहले देखते हैं, अब आगे चलते हैं कि देखते हैं कि माइक्रोफेज क्या है। ठीक, माइक्रोफेज तो माइक्रोफेज का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण सेल होती है जो क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बैक्टीरिया होता है उसको पहचानता है और उसको नष्ट कर देता है। शोध में क्या पाया गया है कि निष्कर्षतः क्या बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने कि माइक्रोफेज जो होता है, माइक्रोफेज की ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और मेटाबॉलिज्म को बदलने से और टीबी बैक्टीरिया के मतलब ड्रग टॉलरेंट रूप से को क्या कर देता है, कमजोर किया जा सकता है। और पारंपरिक एंटी टीबी जो दवाओं का है वो उसका क्या करेगा कि इफेक्ट बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि इलाज का जो समय काल होगा वो कम कर देगा। आगे बढ़ते हैं। इसका इसका महत्व क्या होगा माइक्रोफेज का। तो ये जब आ जाएगा, ये इसके महत्व क्या होगा जब शोध में पता चला तो टीबी उपचारों में समय में कमी आएगी। अब वर्तमान में जो टीबी में क्या लगता है समय 6 से 8 महीना तक चलता है और दवा जो प्रतिरोधी होता है टीबी में यह और अवधि अधिक हो जाता है और इसका काल मतलब समय ज्यादा लगता है। माइक्रोफेज का जो मेटाबॉलिज्म को लक्षित करके और होस्ट डायरेक्टेड जो उपचार होता है एचटीडी, इस अवधि को भी मतलब कम करने में ये क्या करेगा, माइक्रोफेज मदद करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि होस्टेड डायरेक्ट थेरेपी जो होता है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, होस्ट डायरेक्ट उपचार जो है क्या है, यह टीबी बैक्टीरिया को सीधे मारने के बजाय ये क्या करता है, शरीर के प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया को मजबूत करता है और मजबूत करके क्या करता है कि माइक्रोफेज जो होता है कि मेटाबॉलिज्म में बदलाव एचटीडी के एक अद्भुत उभरता हुआ तरीका माना गया है माइक्रोफेज में। अब आगे और बढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो हम लोग इतने देर से जो टीबी टीबी कर रहे थे, टीबी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो टीबी टीबी क्या है। टीबी एक संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, कैसा है, जीवाणु बैक्टीरिया से होता है ये। जिसका कौन सा बैक्टीरिया से होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस मुख्य रूप से ये क्या है, किसको, फेफड़ा को प्रभावित करता है। लेकिन क्या है कि इसमें दिमाग, हड्डियां, किडनी आदि भी प्रभावित हो सकते हैं। इसका संक्रमण कैसे फैलता है तो हवा के माध्यम से। संक्रमित व्यक्ति को खांसने या छींकने से भी ये या बोलने से भी ये फैलता है। आगे बढ़ते हैं। इसका लक्षण क्या होता है तो लक्षण में होता है कि आपका कि 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो गया या बलगम या खून आना या बुखार, रात को पसीना आना, वजन घटना, कमजोरी, ये सब क्या है इसका लक्षण है। टीबी के प्रकार होते हैं, टीबी के 4 प्रकार होते हैं। जैसे एक लेटेंट टीबी होता है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया शरीर में होता है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देता है आपको। और दूसरा होता है एक्टिव टीबी टीबी जिसमें क्या होता है लक्षण दिखाई देते हैं। फिर थर्ड होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो बहु औषधि प्रतिरोधी टीबी। फिर एक होता है एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जिसको क्या बोलते हैं, अत्यधिक औषधि प्रतिरोधी टीबी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसका उपचार कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग देखते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कॉमन जो टीबी होता है ना उसका 6 से 8 महीना तक इलाज चलता है। और मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट टीबी होता है उस लंबा होता है और जटिल इलाज होता है इसमें।
और दवा में कौन सा लिया जाता है, तो डॉट्स लिया। अब भारत सरकार इसके लिए क्या क्या पहल किया है, तो पहले जो किया गया है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो इरेडक्शन प्रोग्राम चलाया गया है। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या बोला गया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त भारत बनाना है। कब तक? 2025 ही इसका लास्ट था। अब दूसरा में क्या चलाया गया है कि इसके लिए कार्यक्रम निश्चय पोषण योजना चलाएगा, जिसमें क्या है कि मरीजों को क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाता है। जब जिसको टीबी हो जाता है ना, जाके आप गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल में आप जब दिखाओगे, अगर आपको टीबी आपके अंदर टीबी निकल जाएगा, तो क्या इसको पेशेंट को क्या दिया जाता है, मतलब पैसे से भी मदद किया जाता है, ताकि वो अपना खान-पान बेहतर करे। और दवा तो मुफ्त में मिलता है, मुफ्त जाँच एवं इलाज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मुद्दा आ गया। नेक्स्ट मुद्दा है आज के अखबार में क्या है कि राजधानी एक्सप्रेस हिट्स हर्ड 7 एलिफेंट्स किल्ड इन असम। क्या हुआ है कि अभी राजधानी असम के होजोई जिले में क्या हुआ है कि कल जो राजधानी एक्सप्रेस था, उससे क्या हुआ, जंगल से गुजरते समय हाथियों के एक झुंड को टकराया, जिससे क्या हुआ, कम से कम 7 हाथी, जिसमें 4 बछड़े शामिल, और मारे गए। ये इतनी मतलब बस सिर्फ इसको न्यूज़ के अकॉर्डिंग याद रखिए। बाकी क्या है कि इसमें क्या है आगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है, वन्य जीव और संरक्षण में मानव प्रकृति संघर्ष होता है। क्या होता है? यह घटना जो है हुआ है अभी भारत में मानव वन्य जीव जो ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी गंभीर समस्या को उजागर करता है। जैसे मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार होने से, जंगलों के अंदर रेल मार्गों का विकसित होने से, हाथियों जैसे संवेदनशील लंबी दूरी तय करने वाले पशु प्रजाति के पीछे जो हटते आवास, मतलब जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो पेड़ कटाए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तो इससे क्या उनके आवास और अंदर मतलब पीछे हट रहे हैं, और पारंपरिक माइग्रेशन रास्तों में व्यवधान आ रहा है। ठीक है, बाधा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि इसमें क्या किया गया कि पर्यावरण नीति और रेल सुरक्षा नीति क्या बताता है कि असम सहित पूर्वोत्तर भारत में हाथियों की आबादी अधिक है। असम और पूर्वोत्तर भारत को ईस्टर्न जो हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, इंडिया है, उसमें हमारा हाथियों का जनसंख्या ज्यादा है। राज्यों में हजारों हाथी वन्य जीव हैं जो पारंपरिक मार्गों से गुजरते हैं। अब दुर्घटना ये भी क्या दर्शाता है कि हाथी गलियारों के मानचित्र और सिग्नल व्यवस्था और रियल टाइम मॉनिटरिंग, जो ट्रैक मॉनिटरिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ये क्या दर्शा रहा है कि आप जो हाथी गलियारों को मानचित्र किया जा चुका है, या जो सिग्नल व्यवस्था है, उसको और भी प्रभावी बनाया जाए, ताकि ये आने वाले समय में और इस तरह का घटना न हो सके। आगे चलते हैं। यह घटना राष्ट्रीय रेल सुरक्षा और वन संरक्षण नीति के समन्वय की जरूरत पर और भी बल देता है। तो हाथी गलियारा क्या होता है? हाथी गलियारा के बारे में जानते हैं, जो अभी पढ़े हाथी गलियारा। तो हाथी गलियारा क्या होता है? हाथी गलियारा वह प्राकृतिक मार्ग है जिसका उपयोग जंगल के हाथी मतलब करते हैं। एक जंगल आवास क्षेत्र जो दूसरे जंगल आवास क्षेत्र में आवागमन के लिए करते हैं, उसी को हाथी गलियारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि भारत में कितने हैं? भारत में लगभग 150 हाथी गलियारे पहचाने गए हैं। जिसमें क्या है, प्रमुख राज्य कौन है? असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। यहाँ पे मतलब हाथी गलियारे पहचान में आए हैं। अब इसके चुनौती क्या है हाथियों की? तो ये मार्ग में तो क्या है, रेलवे लाइन और सड़क निर्माण इनके मतलब जंगल में होने से क्या हो गया है कि इनको मार्ग का चुनौती आया है। इसी कारण अतिक्रमण और शहरीकरण बढ़ावा हो रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है, बिजली का बाढ़, जैसे इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो होता है ना, उसका भी विस्तार हो रहा है, जिससे क्या हो जाता है कि इन लोग करंट से भी मर जाते हैं। कृषि विस्तार से इनको अपना आवास से भी भागना पड़ता है, हटना पड़ता है, शहरीकरण आ रहा है। अब सरकारी पहल क्या किया गया है? तो सरकारी पहल में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला, 1992 में स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। इनके लिए हाथी गलियारों को मानचित्र किया गया है, रेलवे ट्रैक पर गति सीमा, अंडरपास, ओवरपास या चेतावनी साइन और सेंसर लगाया गया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है इनके लिए, हाथियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो हाथी है
भारत में क्या हाथी का स्थिति है, तो भारत में एशिया का सबसे बड़ी हाथी आबादी है। सबसे एशिया का सबसे बड़ा आबादी कहाँ है, तो भारत में है। इनका स्टेटस देखते हैं, कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं, तो आईयूसीएन में क्या है, इंडेंजर्ड में घोषित किया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1972 का में अनुसूची मतलब 1 में, शेड्यूल 1 में, साइट्स में, अपेंडिक्स 1 में, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मुद्दा पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मुद्दा हमारा आज क्या है, नेक्स्ट आज आपका मुद्दा है केरला 2.0 ए कॉल टू रिक्लेम द स्टेट्स फ्यूचर। क्या बात बोल रहा है ये कि केरल जो है मतलब जो कभी क्या करता था कि मानव विकास मॉडल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये क्या है, गंभीर आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इसको बदलाव की जरूरत है। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका क्या स्थिति है जिसके कारण ये ऐसा आ रहा है, तो वर्तमान में बढ़ता बढ़ता ऋण, इसके ऊपर लोन बढ़ रहा है, वित्तीय अव्यवस्था हो रहा है, शासन का संकट भी आ रहा है, पर्यावरण क्षरण भी हो रहा है। अब समाधान कैसे हो सकता है, समाधान के लिए ही ये जो ऊपर लिखा था केरला 2.0 मतलब साहसिक सुधार, बोल्ड रिफॉर्म के कारण से ही केरला 2 को लाया जाएगा। तो साहसिक सुधार के कारण से इस मतलब केरला का फिर से मतलब क्या हो जाए, सुधार आएगा केरला में। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है और मुद्दा देखते हैं कि इसका वित्तीय और आर्थिक संकट क्या है। राज्य जो है कि लोन अस्थिर स्तर पर आ गया है लोन का। और लोन का उपयोग कहाँ हो रहा है, लोन इतना क्यों लिया जा रहा है, तो वेतन देने में, पेंशन में, नियमित घाटे की पूर्ति करने के लिए ही लोन लिया जा रहा है। और डेब्ट क्या है, डेब्ट सर्विंग इंक्रीज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेब्ट सर्विस जो है क्या है, डेवलपमेंट विकास पे जो खर्च है उससे ज्यादा क्या है, कर्ज मतलब है सेवा में ज्यादा जा रहा है, पैसे का उपयोग हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा में राजस्व निर्भरता, रेमिटेंस, राजस्व का जो निर्भरता है केरल के लिए वो कहाँ से आ रहा है, तो रेमिटेंस से, शराब कर से, लॉटरी से, इसी पर ये निर्भर है और इनके पास कोई अलग मतलब समाधान नहीं है। जीएसटी लीकेज हो रहा है और कमजोर कर संग्रह है। और क्या है, युवा बेरोजगार हो रहा है, जिससे क्या है, ऑटो माइग्रेशन, यहाँ से लोग, केरल से लोग बाहर जाके काम करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, संस्कृति एवं सामाजिक समस्या भी है, जैसे क्या है, एंटाइटलमेंट कल्चर का विकास होना, जबरन श्रम प्रथाएं, जैसे नोको कोली और जबरन हड़ताल जो आते हैं वो करवाया जा रहा है। श्रम की गरिमा और मतलब प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, शासन एवं प्रशासन सुधार क्या होना चाहिए, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप आ रहा है और नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट का पॉलिटिकाइजेशन आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, किसको, ब्यूरोक्रेट्स का। यहाँ क्या है, राजनीतिकरण हो रहा है। अब क्या है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही जो है क्या है, आपका ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कमजोर है। स्थानीय निकायों को जो सशक्त करने की आवश्यकता है, तभी एक केरला 2 को वो मतलब जो सुधार का मुद्दा काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नियामकीय सुधार भी लाने की आवश्यकता है। क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे 75% जो है क्या है, यहाँ पे अनावश्यक नियम समाप्त करने का सुझाव दिया जा रहा है, किसमें, केरला 2.0 में। 1 केरला परमिट, सिंगल विंडो क्लियरेंस का लाना पड़ेगा, डिजिटल गवर्नेंस लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार की भूमिका भी यहाँ पे, जैसे कंट्रोल ना करके फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा, तभी ये इसका समाधान हो सकता है। आर्थिक मॉडल का पुनर्गठन करना पड़ेगा, जैसे रेमिटेंस आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ जाना पड़ेगा। आगे बढ़ के किस पे, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको मानना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना है, हाईटेक एग्रो प्रोसेसिंग पे काम करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स जैसे एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक, ये सब पे काम करना पड़ेगा। मैरीटाइम इकोनॉमी और पोर्ट्स लॉजिस्टिक पे को बढ़ावा देना पड़ेगा। महिला उद्यमिता मतलब आपको माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल ट्रेनिंग, ये सब लाना पड़ेगा, तभी ये इसका समाधान हो सकता है। इसमें और क्या करना पड़ेगा, निवेश और एनआरआई का भी भागीदारी बढ़ाने की जरूरी है। केरला सेविंग मिशन चलाया गया, जो है केरला सेविंग मिशन, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स,
प्रवासी भारतीयों को वापस लाने हेतु प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इन्वेस्टर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव जारी करना है। पर्यटन और शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या है इस पे? तो पर्यटन के लिए क्या है, कल्चर बेस्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म बनाना आवश्यक है। मेडिकल टूरिज्म की जरूरत है। एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों मिक्स होना चाहिए। शिक्षा के लिए परीक्षा केंद्रित नहीं बल्कि इंटर्नशिप प्लस लाइफ स्किल देने की आवश्यकता है। और आगे क्या है, और स्वास्थ्य में क्या है कि कोविड जो 19 है उससे क्या है, हमें हमें लेना पड़ेगा, आपको सबक लेना पड़ेगा। और क्या है, रेजिलेंट हेल्थ सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या होगा इससे? अब और क्या है इसके पास, जो तत्कालिक सामाजिक संकट जो है वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो पर्यावरण को लेकर क्या है कि अवैध खनन है, रेत खनन है, और क्लीन एंड ग्रीन केरला मिशन 2030, इसके लिए क्या चलाना पड़ेगा? क्लीन एंड ग्रीन केरला मिशन को चलाना पड़ेगा। ड्रग संकट भी है, युवाओं में नशाखोरी आ गया है, इसलिए इसके लिए क्या समाधान है? अवेयरनेस और क्या है, डी एडिकेशन सेंटर को जरूरत है। फिर आवारा कुत्ता, जो थर्ड है, आवारा कुत्ता और रेबीज के ज्यादा जो केस आ रहे हैं उससे क्या है 2025 में कई मौतें हुई हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। आगे क्या है आपका? नेक्स्ट मुद्दा क्या है आपका? इसरो का जो है, इसरो का LVM-3 M6 जो मिशन है ब्लू बर्ड संचार उपग्रह के लिए, तो वो क्या है न्यूज में है? क्या है न्यूज में? भारतीय जो अंतरिक्ष इसरो है 24 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, इसलिए न्यूज में है। LVM-3 M6 मिशन, ये क्या है? उपग्रह अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है। क्या? ब्लू बर्ड संचार उपग्रह। उपग्रह का वजन लगभग 6.5 ग्राम, 6.5 सॉरी 600 6,500 6,500 किलोग्राम है। अब प्रक्षेपण क्या है, मतलब जिससे लॉन्च किए वो कौन सा व्हीकल है? तो LVM-3 M6 मिशन के अंतर्गत इसको किया जाएगा। और कहाँ से किया जाएगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहां से किया जाएगा। यह मिशन किसके किसके बीच है? तो भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है कि LVM-3 जो है क्या है, गगन जो हमारे रॉकेट है कि व्यावसायिक और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को उजागर करता है, और इसरो की वैश्विक लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में भी भूमिका को मजबूत बनाता है। कौन? LVM-3 जो भारत का है। आगे और बढ़ते हैं आगे में क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। यह क्या है? भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलुरु या कर्नाटक में है। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई के ने किए थे इसकी स्थापना। और अधीन किसके है? अंतरिक्ष विभाग और भारत सरकार के अधीन होता है ये। इसरो के प्रमुख कार्य कौन कौन है? प्रक्षेपण यान बनाना, जैसे PSLV, GSLV, LVM-3 जो अभी बात हो रहा था पीछे। उपग्रह उपग्रह को ये लॉन्च करते हैं संचार के लिए, मौसम नेविगेशन के लिए, पृथ्वी अवलोकन करने के लिए उपग्रह ये लॉन्च करते हैं। अंतरिक्ष मिशन भी इनका ये चलाते हैं, जैसे क्या? चंद्रयान मिशन जो चंद्रमा पर गया था, मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन हुआ, आदित्य L1 सूर्य मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन, गगनयान जो भारत का पहला मानव युक्त मिशन जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लेने के बाद आपको मतलब इसरो के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक है, और आपको नहीं ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप साइंस एंड टेक का जब क्लास आएगा तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं आज का। तो आज का नेक्स्ट मुद्दा है क्या आपका? इंडिया इंडिया पॉपुलेशन क्राइसिस इज ऑल्सो अबाउट इंक्लूजन। क्या है कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो है, चाइना से भी पार हो गया। फर्स्ट में कौन है? मतलब इंडिया ही है। सेकंड में चाइना हमारा पॉपुलेशन पे आ गया है। इसमें क्या होता है कि लेकिन यह जनसंख्या क्या है, संकट केवल आबादी के आकार तक सीमित नहीं है। यह संकट क्या है कि गहराई जो है, गहराई से समावेशन
और समान अवसर और समान विकास से जुड़ा हुआ है। कैसे? आगे देखते हैं हम लोग, इसके क्या है समस्या का जो मूल क्या है, ये हम लोग जानते हैं। तो भारत की बड़ी आबादी तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकती है जब क्या होगा, सभी वर्गों के लिए शिक्षा होगा, स्वास्थ्य से सेवाएं होंगे, कौशल विकास होगा और रोजगार के अवसर समान रूप से उपलब्ध होंगे। तभी ये हम जनसांख्यिकी लाभ को मतलब बना सकते हैं इस आबादी को। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कहा गया है कि वर्तमान में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है, विशेषकर महिला हो गया, शहरी गरीब हो गए, ग्रामीण युवा हो गए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो हो गए, विकास प्रक्रिया से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समावेशन की कमी के आयाम है। क्या है? ना जुड़ने के पीछे क्या कमी का जो आयाम बताया गया है? क्षेत्रीय असमानता, ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी। क्या है कि कुछ राज्य तेजी से प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन जबकि अन्य जनसंख्या दबाव से जूझ रहे हैं। लैंगिंग जेंडर इनइक्वालिटी है, महिला श्रम भागीदारी दर अभी भी कम है, स्वास्थ्य और पोषण में कमी है, कुपोषण और मृत मातृ शिशु स्वस्थ अभी भी क्या है, बड़ी चुनौती बनी हुई है भारत के लिए। आगे क्या है, रोजगार संकट है, युवा आबादी के अनुपात में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी है भारत में। ये हमारा क्या बोला गया है कि समावेशन का सबसे बड़ा जो है कमी क्या है, हमको क्या क्या है, तो ये ध्यान देने क्षेत्रीय असमानता, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार एवं संकट, रोजगार का संकट, सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, तो क्या किया गया है, तो इसको नीतिगत प्रयास जो है क्या किया गया सरकार द्वारा, नीतिगत प्रयास क्या है सरकार द्वारा की गई, पहले को देखते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लाया गया है, न्यू नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन चलाया गया है, आयुष्मान भारत चलाया गया है स्वास्थ्य के लिए, स्किल कौशल के लिए चलाया गया है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन इन योजनाओं को सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वो समाज का सबसे बड़ा कमजोर वर्ग तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंचती है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आगे की राह यहाँ पे राइटर ने दी है कि भारत की जनसंख्या को बोझ नहीं बल्कि क्या है, इनको बनाना चाहिए संपदा के बनाने के लिए आवश्यक है। समावेशी विकास मॉडल लाने की आवश्यकता, मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है, राज्य विशिष्ट जनसंख्या नीति लाने की आवश्यकता है और महिलाओं युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि समावेशन को विकास के केंद्र में रखा गया तो भारत की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तभी ये भारत विश्व गुरु बन सकता है एवं जो 2047 का विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग आज का चलते हैं। तो नेक्स्ट मुद्दा क्या कहता है कि कंट्रीज 100% लिटरेसी बाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस मैच हो गया है, तो 2030 तक है कि गोल हिट्स बिहार वॉल। क्या कह रहा है कि देश ने वर्ष 2030 तक क्या है कि 100% साक्षरता करने के लिए लक्ष्य रखा है, हासिल करें। लेकिन यह लक्ष्य बिहार जो मेनली फोकस क्या है बिहार पे है कि बिहार जैसे राज्य में गहरी संरचनात्मक चुनौतियां हैं के कारण ये मतलब होता कठिन दिख रहा है। क्यों? हालिया का आंकड़ा बताता है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर अभी भी काफी पीछे है, जिससे देश के समग्र लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। तो एक क्वेश्चन में मैं पहले ही लगा चुका हूँ इसमें। क्या है कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताएं राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन रही है। 2030 तक सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य के संदर्भ में चर्चा कीजिए 250 शब्द में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेब्स एकेडमी 24 पे आप जाके ये क्वेश्चन का आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दों को देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि बिहार क्या बन रहा है, बिहार क्यों बना वाटर वाटल नेक, वाटल नेक क्यों बना है, बॉटल का नेक क्यों बना है, मतलब गर्दन, तभी तो ये नहीं बढ़ रहा है। बॉटल का नेक जब तक सही नहीं होगा तब तक पानी पूरे भरने से कोई फायदा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि पानी जाएगा ही नहीं जब बॉटल का नेक ही मतलब खराब रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि कम साक्षरता दर है। कहाँ? बिहार की साक्षरता जो दर है राष्ट्रीय
औसत से बहुत नीचे बनी हुई है। लैंगिक जेंडर इनइक्वालिटी है। क्या है, महिला साक्षरता पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। इतनी छूट देने के बाद भी अभी कम है। गरीब और प्रवासन, आर्थिक मजबूरियों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। क्या होते है कि गरीब गरीब होते हैं जो अपना मतलब पढ़ाई ने बच्चों को इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि पढ़ाई दे सकें, तथा प्रवासन कर जाते हैं, जिसके कारण उनके बच्चों पे भी असर पड़ता है। स्कूल ड्रॉप आउट भी है। माध्यमिक माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर अधिक है। माध्यमिक तक करने के बाद मतलब माध्यमिक से पहले मतलब लोग नहीं पढ़ते, माध्यमिक भी नहीं कर पाते हैं यहाँ के लोग। शिक्षकों और बुनियादी ढाँचों में की कमी है। ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में स्कूल की गुणवत्ता की एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। अब क्या है कि इसमें सरकारी प्रयास क्या किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजना तो लागू किए हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान किए हैं, निपुण भारत मिशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन चलाए हैं, मिड डे मील योजना लाए हैं, डिजिटल शिक्षा पहल चलाया है, दीक्षा, पीएम ई विद्या जैसे पहल आया है। हालांकि बिहार में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक जागरूकता की जो कमी है, इसीलिए ये बाधा बन रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की राह क्या बोलता है कि आगे की राह क्या देना है कि विशेषज्ञों के अनुसार 2030 के जो 30 है, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है कि राज्य विशिष्ट रणनीति को अपनाना पड़ेगा। महिला शिक्षा पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। ड्रॉप आउट रोकने के लिए सामाजिक समर्थन, जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा। स्थानीय भाषा और डिजिटल साधनों का उपयोग करना पड़ेगा और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाना पड़ेगा। आगे और देखते हैं। मतलब जब तक बिहार जैसे बड़े जनसंख्या प्रधान राज्य साक्षरता में निर्णायक सुधार नहीं करते हैं, तब तक देश 100% लक्ष्य जो साक्षरता लक्ष्य है केवल कागजी को सपना बना रह सकता है। तो ये हमारे जो विकसित भारत 2047 का विजन में भी ये बाधक बन रहा है। पीछे भी जो हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग जो पीछे भी ये मतलब मुद्दा पढ़े थे कि भारत की जनसंख्या बोझ जो बन रहा है, तो उसमें भी यही प्रयास था कि हमारा जो ये समस्या का मूल था कि सभी वर्गों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल, ये भी मुद्दा कहीं विकसित भारत में आपका समस्या बन रहा है, बाधा बन उसके रास्ते में बन रहा है। तो आज का मुद्दा आपको कैसा लगा? ये हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल पे जाके हमारे इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे एफ अकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वेब्स अकेडमी 24 टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है, आज का मुद्दा इतना ही, चलते हैं। थैंक यू।